बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 11 थर्मल ट्रांसफॉर्मेशन क्लास 10 का लेक्चर नंबर 5 जो है वो पढ़ना है और वो है एवापोरेशन। स्टूडेंट्स, ऑल्दो एवापोरेशन के हवाले से मैं पिछले लेक्चर में भी थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर चुका था। आई गेस चैप्टर लेक्चर नंबर 3 था, उसमें भी मैंने आपको थोड़ा सा एवापोरेशन के हवाले से बताया था। आज हम पढ़ेंगे कि एवापोरेशन क्या चीज है, इसको एक थॉरली आज हम स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, कभी आप लोगों ने फील किया कि आप भागते हुए जा रहे हैं और यू आर स्वेटिंग अ लॉट, आपको अच्छा खासा पसीना आ रहा है और आप किसी पंखे के नीचे बैठते हैं तो थोड़ी देर बाद आपका पसीना जब खुश्क होता है तो आपको ठंडक फील होनी शुरू हो जाती है। क्या कभी आप लोगों ने सोचा कि ये पसीना क्यों ड्राई हो जाता है? और इसी तरह क्या आप लोगों ने कभी ये बात सोची कि धूप में रखे हुए कपड़े अचानक क्यों खुश्क हो जाते हैं? इसके पीछे क्या फिनोमेना है? स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ये बताने लगा हूं कि एक्चुअली एक ऐसा प्रोसेस भी है जिसमें किसी भी टेम्परेचर पर जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वेपर्स में चेंज जाते हैं, यानी गैसवस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, और उस प्रोसेस को कहा जाता है एवापोरेशन। यानी अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैस पार्टिकल्स या वेपर्स एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर, इज नोन एज एवापोरेशन। उसको एवापोरेशन कहा जाता है। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी मॉलिक्यूल लिक्विड का खुद ब खुद चेंज हो जाए। स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों होता है? ये एक बड़ा ये क्वेश्चन मार्क है कि हमने तो ये पढ़ा था कि लिक्विड को चेंज करने के लिए आपको इतनी हीट देनी पड़ती है कि आपका जो वेपोराइजेशन के पॉइंट पे पहुंचकर इतना टेम्परेचर देते हैं तो तब जाके कोई भी जो है वो ऑब्जेक्ट गैसवस फॉर्म में या वेपर्स फॉर्म में चेंज होता है। जैसे वाटर की एग्जांपल मैंने दी अपने पिछले लेक्चर में। मैंने कहा अगर वाटर को आप 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा वाटर के तमाम मॉलिक्यूल्स जो हैं वो गैसवस फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को वेपोराइजेशन का प्रोसेस कहा जाता है। ये मैंने आपको एक लेक्चर में थोड़ा सा बताया था और इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर भी इसी के हवाले से है, उसमें आपको थॉरली इसके बारे में बताऊंगा। तो फिर एवापोरेशन में किसी भी टेम्परेचर पर ऐसा कैसे मुमकिन है? स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल लेते हैं, एक एनालॉगस एग्जांपल। फर्ज करें आपके पास ये एक कप है और ये कप आपका वाटर से जो है फिल हुआ हुआ। ये वाटर है, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और वाटर के मॉलिक्यूल्स में हीट भी है। ऑब्वियसली ये इस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं और इसमें बहुत सारी हीट भी मौजूद होगी। उस हीट की बदौलत इसके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर एक थर्मल एनर्जी होगी जो कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज जाती है। आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स कि इनके मॉलिक्यूल्स हर वक्त रैंडम मोशन में होते हैं बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। घूम रहे हैं दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे, हर जगह पर इनकी मूवमेंट जारी है। वो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो एग्जैक्टली इसकी सरफेस पर आ जाए, इस जगह पर, उनकी मूवमेंट इतनी तेज होती है कि वो जैसे यहां से एस्केप आउट हो जाते हैं, निकल जाते हैं और वो निकल के इस एनवायरनमेंट का हिस्सा बन जाते हैं। तो उनको एवापोरेशन, इस प्रोसेस को एवापोरेशन कहा जाता है। इसके लिए किसी भी आपको टेम्परेचर की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। इट कुड हैपन एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर ये हो सकता है। इसी तरीके से आप कोई बड़ी सी चीज रख लें। आप अक्सर औकात हांडी पकाते हैं और हांडी में आप हर वक्त जब उसमें चम्मच चला रहे होते हैं तो थोड़ी देर बाद देखते हैं कि हांडी का सालन काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है। वो पानी किधर चला गया भाई? वो एवापोरेट हो गया, वो आपका उस एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन गया सारे का सारा। इसी तरह ये बहुत सारी जगहों पे ऐसा मुमकिन है। मैंने इसकी एक एग्जांपल पिछले लेक्चर में दी थी कि अगर आप किसी स्पिरिट को या पेट्रोल को अपने हाथ में रखें, थोड़ी देर बाद वो ड्राई हो जाएगा, तो वो पेट्रोल कहाँ गायब हो गया? तो स्टूडेंट्स, वो इस माहौल का हिस्सा बन गया, वो एवापोरेट हो गया, यहां से निकल गया।
तो इसी प्रोसेस को स्टूडेंट्स एवापोरेशन कहा जाता है। एवापोरेशन में वो मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा फास्ट होती है, जब वो वाटर की या किसी भी लिक्विड की सरफेस पे जाके पहुंचते हैं तो वहां से वो एस्केप आउट हो जाते हैं। तो ये एस्केप आउट होना किसी भी टेम्परेचर पर मुमकिन है। डियर स्टूडेंट्स, एवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बता दिया था कि एवापोरेशन की कॉजेज क्या होती हैं। वो वाटर के मॉलिक्यूल्स या वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो बहुत ही एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी में होते हैं, जब वो बिल्कुल सरफेस पे जाके पहुंच जाते हैं तो वहां से कोई जाइगेंटिक किस्म की मूवमेंट उनको यहां से बाहर निकाल देती है। ये बड़े ही फास्ट फ्यूरियस होते हैं, इनको बाहर का मजा चखना होता है। तो एवापोरेशन का प्रोसेस जब भी हो जाए तो आप देखते हैं एक कूलिंग प्रोड्यूस हो जाती है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल स्वेट की ली थी कि व्हेन यू आर स्वेटिंग, तो और आपका पसीना जब ड्राई होना शुरू हो जाता है, यानी खुश्क होना शुरू होता है, तो आप देखते हैं कि आपको ठंडक फील होनी शुरू हो जाती है। इसी तरह वो पेट्रोल जो मैंने रखा था, अगर आप पाम पे रखेंगे थोड़ी देर बाद आपका पेट्रोल उड़ जाएगा या स्पिरिट उड़ जाएगी, सो आपका हाथ ठंडा ठंडा फील होना शुरू हो जाएगा। सो ऐसा क्या रीजन इसकी हुई? स्टूडेंट्स, जब मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया था तो मैंने एक बात बताई थी कि एक्चुअली ये जितना भी ये लिक्विड है, ये इस एनवायरनमेंट के हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और इनका टेम्परेचर और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बिल्कुल इक्वल होता है बिकॉज ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। ये लॉ है, एक लॉ ऐसा है कि अगर आप किसी भी चीज को एनवायरनमेंट के हिसाब से रखेंगे तो जहां ग्रेटर हीट होगी, ग्रेटर टेम्परेचर होगा, वहां से हीट जो है वो जहां लोअर टेम्परेचर होगा वहां जाके मूव करेगी और उसको गर्म करके बैलेंस कर देगी। अब स्टूडेंट्स, जब इनके अंदर थर्मल एनर्जी आ गई, तो थर्मल एनर्जी क्या करेगी? थर्मल एनर्जी इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। ग्रेटर इज द काइनेटिक एनर्जी, मोर इज द थर्मल एनर्जी। यानी थर्मल एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, ये इनफैक्ट मैं ये कहूंगा थर्मल एनर्जी जितनी ज्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा होगी। यानी अगर इनका टेम्परेचर ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी उतनी फास्ट होगी। अब यहां हर मॉलिक्यूल की एनर्जी अपनी अपनी है, किसी की बहुत तेज है, कुछ स्लो चल रहे हैं, कुछ बहुत फास्ट चल रहे हैं, कुछ मीडियम है, लेकिन उनमें से जिनकी मूवमेंट बड़ी फास्ट है, यानी हाई काइनेटिक एनर्जी वाले, रिमेंबर उनकी थर्मल एनर्जी भी ज्यादा होती है, वो यहां से मूव करके बाहर निकल जाते हैं। जब वो बाहर निकल जाते हैं तो अंदर वो वाले मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी स्लो थी। अब जब काइनेटिक एनर्जी स्लो है, इसका मतलब है थर्मल एनर्जी भी स्लो है, यानी वो इतनी हीट उनके अंदर नहीं है, यानी इसका मतलब वो उनका टेम्परेचर डाउन है। इसीलिए आपको एवापोरेशन के प्रोसेस में कूलिंग फील होती है, क्योंकि जो हाई एनर्जी वाले थे दे एस्केप आउट फ्रॉम द सरफेस, तो जो लो एनर्जी वाले थे वो अंदर ही रह जाते हैं और लो एनर्जी वाले कम टेम्परेचर वाले होते हैं। तो इस तरह आपका एवापोरेशन कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। स्टूडेंट्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एवापोरेशन, वो कौन से फैक्टर हैं जो एवापोरेशन को इनहैंस करने में मदद देते हैं? पहला जो सबसे फॉरमोस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज टेम्परेचर। याद रखिएगा, एवापोरेशन का जो प्रोसेस है, यानी रेट ऑफ एवापोरेशन, बल्कि यूं कहें रेट ऑफ एवापोरेशन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ग्रेटर इज द अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, मोर इज द रेट ऑफ एवापोरेशन। जितना आपका टेम्परेचर इनहैंस होगा, एवापोरेशन का प्रोसेस भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्या आप लोगों ने कभी देखा कि गर्मियों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, लेकिन वही कपड़े जब आप सर्दियों में रख लें तो वो इतनी आसानी से नहीं सूखते? व्हाई? बिकॉज ग्रेटर इज द अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, मोर इज द एवापोरेशन। व्हाई? वही हम एग्जांपल लें, फर्ज करें ये मेरे पास एक कप है और इसमें हमने वाटर रखा हुआ है। आप इसमें से कौन से मॉलिक्यूल बाहर जा रहे हैं? वो मॉलिक्यूल जिनमें हीट बहुत ज्यादा है, जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने का मतलब टेम्परेचर उनका ज्यादा है। तो जिनका टेम्परेचर ज्यादा होगा स्टूडेंट्स, वही वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो बाहर निकल जाएंगे हमारे पास। सो इसका मतलब हुआ टेम्परेचर के बढ़ने से ही आपका एवापोरेशन का प्रोसेस बढ़ता है। सो अगर टेम्परेचर इसका बढ़ा दिया जाए
तो ये एवापोरेशन का प्रोसेस और फास्ट हो जाता है। आप अगर किसी केटल को गर्म करें नीचे और उसको ऊपर से खुला छोड़ दें, आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद पानी ड्राई हो जाएगा। व्हाई? क्योंकि आपने उसके अंदर टेम्परेचर को बढ़ाया। टेम्परेचर के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स की होती है वो बढ़नी शुरू हो जाती है, तो वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि मॉलिक्यूल्स जो है ना वो एस्केप आउट होके उस पर्टिकुलर जो जगह से बाहर उड़ जाते हैं। सो टेम्परेचर का एक बहुत ही गहरा इफेक्ट जो होता है वो रेट ऑफ एवापोरेशन पे होता है। दूसरा स्टूडेंट्स हमारे पास सरफेस एरिया। सरफेस एरिया किसी भी चीज का एरिया, ग्रेटर इज द सरफेस एरिया, मोर इज द एवापोरेशन। जितना सरफेस एरिया बढ़ा देंगे उतना ही एवापोरेशन का प्रोसेस भी हमारा बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप उसी कपड़ों की एग्जांपल लें। फर्ज करें अगर आपके पास आपने कपड़े अच्छे खासे धोए हैं और उठाकर उसको बल्क में उठाकर जाके रखा है ऐसे ही, तो क्या वो सूख जाएंगे? यानी बहुत सारे कपड़े आपने यहाँ बल्क में रख के रख दिए, कहा जी ठीक है ये सूख जाएंगे धूप में, लेकिन आप देख के हैरान होंगे शाम तक भी वो सूखे हुए नहीं होंगे, बिकॉज आपने उसको स्क्वीज करके उसका एरिया बहुत छोटा किया। उन्हीं कपड़ों को जब आप फैला के रखेंगे, अब आपने उन्हीं को फैला के बड़े उसमें रख दिया, सो आप देखेंगे कि आपके सरफेस एरिया को बड़ा करने से एवापोरेशन का प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाएगा और 2 घंटों या 3 घंटों के अंदर वही कपड़े जो पूरा दिन लग के नहीं सूखे थे वो सूख जाएंगे। व्हाई? क्योंकि जितना सरफेस एरिया आप बड़ा करते हैं उतना आप उसके अंदर जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको एक्सपोजर देते हैं इन्वायरमेंट के साथ। अब फर्ज करें अगर आपने उसका एरिया स्मॉलर रखा हुआ है तो इतना सा एरिया ही का एक्सपोजर आपका एनवायरनमेंट के साथ होगा, तो इसमें से जो वाटर मॉलिक्यूल्स या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है वो तो बाहर आ जाएंगे, लेकिन इसमें नहीं आएंगे। इसमें से बाहर ऊपर से आएंगे, लेकिन इसमें आप जब फैलाएंगे तो पूरे कपड़ों में से बाहर आएंगे। इसका वो हिस्सा जो एनवायरनमेंट के साथ एक्सपोजर जिसका नहीं था वो तो नहीं आएंगे। सो कहने का मतलब ये हुआ कि आप जैसे ही आप एरिया को बड़ा करते हैं तो आप उसको एटमॉस्फेयर के साथ ज्यादा एक्सपोजर देते हैं, तो फिर उनमें से जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है जिनकी काइनेटिक एनर्जी फास्ट होगी दे विल एस्केप आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी, उस बॉडी में से निकल जाएगी। इसी ग्लास के पानी को आप फैला के रख दें, थोड़ी देर बाद देखेंगे ये पानी उड़ जाएगा। व्हाई? बिकॉज अब आपने उसका सरफेस एरिया बड़ा कर दिया। कभी आप खुद फर्श में पानी के ग्लास को फेंके और वाइपर से उसको मतलब आप ड्रैग करके इधर उधर ले जाएं, सरफेस एरिया को बड़ा कर दें, थोड़ी देर बाद आपका जो फर्श है वो ड्राई हो गया। लेकिन वही काम जब आपने इस ग्लास को इस एक्सपोजर रखा तो वो इतना आसानी से नहीं हुआ, क्योंकि जब माहौल के एक्सपोजर में सिर्फ यही सरफेस एरिया जो था वो हमारा ऊपर एनवायरनमेंट के साथ जुड़ा हुआ था, तो यहां से कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स तो बाहर निकल गए, लेकिन अंदर के मॉलिक्यूल्स जो है ना वो ठंडे हो गए, यानी मींस उनकी काइनेटिक एनर्जी लो थी तो वो नहीं उड़ सके। लेकिन जब इसी पानी को आप फर्श पे गिरा के आप फैला दें तो यही सारे उड़ जाएंगे, बिकॉज नाउ यू हैव स्ट्रेंथन इट्स सरफेस एरिया। अब आपने इसके सरफेस एरिया को बड़ा कर दिया। सो ये है स्टूडेंट्स कि जितना सरफेस एरिया बड़ा होगा उतना ही एवापोरेशन का प्रोसेस भी फास्ट होगा। नंबर 3 है सन स्टूडेंट्स ह्यूमिडिटी। ह्यूमिड यानी ऑलरेडी आपके एनवायरनमेंट में जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स की बहुत बड़ी तादाद मौजूद हो, ऑलरेडी बहुत बड़ी तादाद मौजूद हो, इसको कहते होते हैं ह्यूमिडिटी। यानी ह्यूमिड लेवल यानी पानी का लेवल आपके एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा है। स्टूडेंट्स अगर पानी का लेवल ऑलरेडी आपकी एनवायरनमेंट में ज्यादा है तो आपका एवापोरेशन का प्रोसेस स्लो हो जाएगा, यानी ग्रेटर इज द ह्यूमिडिटी लेस इज द एवापोरेशन। व्हाई? बिकॉज वो पानी उसमें से तब निकलेगा, ऑब्वियसली माहौल में ऑलरेडी इतना ज्यादा वाटर मौजूद है, इतनी ऑलरेडी उसमें ह्यूमिडिटी मौजूद है, तो अब उसमें से पानी का निकलना जो है मसला हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो उस माहौल से वो स्वीप आउट होगा तो मजीद जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो उसमें जाके ऐड अप होंगे। इसीलिए आपने अक्सर औक़ात देखा होगा कि जुलाई और अगस्त जब ह्यूमिड लेवल आपका बहुत हाई होता है तो इतनी फास्टली आपके जो है ना कपड़े जो हैं वो क्या कहते हैं खुश्क नहीं होते। लेकिन यही काम आप जून और मई में करें सो यू गोना सी दैट के 1 घंटे में सारे कपड़े आपके जो हैं वो सूख गए।
व्हाई? बिकॉज ह्यूमिड लेवल बहुत कम होता है। क्योंकि ह्यूमिड लेवल कम हो, ऑलरेडी वाटर मॉलिक्यूल्स कम है, तो फिर जाहिर बात है कि जो जहां वाटर मॉलिक्यूल्स या लिक्विड मॉलिक्यूल्स होंगे वहां से निकलने का जो है उनके पास रास्ता ज्यादा होगा। लेकिन ऑलरेडी अगर आपके पास लिक्विड मॉलिक्यूल ज्यादा है एटमॉस्फेयर में, तो फिर आप कपड़े फैलाएं या जो मर्जी करें, वहां से इतनी आसानी से जो है वो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं निकल सकते, क्योंकि ऑलरेडी माहौल में बहुत ज्यादा है। आपने अक्सर औकात देखा होगा कि अगर आप रूम कूलर लगाते हैं या इवन एयर कंडीशन लगाते हैं, तो मई और जून में तो कमाल एंजॉय कर रहे होते हैं, बिकॉज ह्यूमिड लेवल आपका बहुत कम होता है। यही ह्यूमिडिटी आपकी जुलाई अगस्त में या इवन सितंबर में भी बहुत हाई होती है। तो आप रूम कूलर लगा के भी आप जो है वो पसीना अच्छा खासा चल रहा होता है, गर्मी भी फील हो रही होती है। वाई? बिकॉज आपके रूम के अंदर अच्छे खासे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, और वो एसी का काम यही होता है कि उन वाटर मॉलिक्यूल्स को एस्केप आउट करके निकालना, यानी उसको जो है वो ठंडक प्रोड्यूस कर। ड्राई एयर एवापोरेशन के प्रोसेस को तेज करती है, जबकि ऑलरेडी अगर आपके ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा मौजूद हो तो एवापोरेशन का प्रोसेस हमारा क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। इसलिए आप स्वेटी रहते हैं, हमेशा हर वक्त पसीने में शराबूर रहते हैं। लास्ट है जी नंबर 4, विंड, हवा। स्टूडेंट्स, विंड अक्सर औकात आप लोगों के यूनिफॉर्म जो आपकी मदर है वो क्या करती हैं, वो रात को धोए और पंखे के नीचे सूखने के लिए रख दिए, मॉर्निंग में वो सारे सूखे हुए होते हैं। वाई? बिकॉज ये जो विंड या हवा जो चल रही होती है, ये क्या करती है, ये हवा उस कपड़ों में से उसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स उनको स्वीप ऑफ करके ले जाती है साथ अपने, और नतीजा क्या होता है, उसमें से आपके वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बाहर आ जाते हैं और कपड़े जो हैं वो ड्राई हो जाते हैं। तो ये तमाम चीजें, यानी विंड जितनी ज्यादा होगी उतना ही एवापोरेशन का प्रोसेस हमारे पास तेज होगा। टेम्परेचर के बढ़ने से भी एवापोरेशन का प्रोसेस तेज होगा, सरफेस एरिया के बढ़ने से भी एवापोरेशन का प्रोसेस तेज होगा, विंड के बढ़ने से भी एवापोरेशन का प्रोसेस तेज होगा, बट ह्यूमिडिटी के बढ़ने से एवापोरेशन हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये 4 बेसिक फैक्टर्स हैं जो हमारे एवापोरेशन में यूज होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एवापोरेशन के बारे में आपने सारा पढ़ा, और उसके जो कॉजेज यानी जो उसके फैक्टर्स थे उनको भी अच्छे तरीके से स्टडी किया। मैं एक चीज आपको बता रहा था कि ये आपका एवापोरेशन के साथ साथ एक और प्रोसेस होता है जिसमें कंप्लीटली आपका लिक्विड जो है वो गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है। उस प्रोसेस को बॉइलिंग प्रोसेस भी कहा जाता है या वेपोराइजेशन का प्रोसेस भी कहा जाता है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर नंबर 3 में भी बताया था, और इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर भी इसी के हवाले से। स्टार्ट करते हैं। अगर एवापोरेशन में भी वाटर मॉलिक्यूल्स उड़ रहे हैं और वो एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन रहे हैं, और बॉइलिंग में भी ऐसा ही प्रोसेस हो रहा है, तो भाई व्हाई शुड वी हीट एनीथिंग? हम क्यों हीट करें, इतनी एनर्जी जाया करें और बॉइलिंग को लेकर आए? यानी हम जब एवापोरेशन में ये काम कर रहे हैं तो बॉइलिंग की क्या जरूरत पड़ी? तो स्टूडेंट्स, पहले तो हम इन दोनों के बीच में जो डिफरेंशिएशन है उसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली बॉइलिंग और एवापोरेशन के बीच में क्या क्या होता है, क्योंकि एवापोरेशन तो किसी भी टेम्परेचर पे हो जाएगा, लेकिन बॉइलिंग किसी टेम्परेचर पर भी नहीं होगी। उसके लिए आपको पर्टिकुलरली वही टेम्परेचर देना होगा जो टेम्परेचर उसको रिक्वायर्ड होगा लिक्विड को कंप्लीटली गैस में चेंज होने के लिए। जैसे वाटर को कंप्लीटली गैस में चेंज होने के लिए, वेपर्स में चेंज होने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। एवापोरेशन में आपने कोई चीज रखी है और पानी रखा है या कोई भी चीज, उसमें एवापोरेशन होती है, वहां आपका वो जो ऑब्जेक्ट है वो रह जाता है। जैसे पानी है, अगर आपने रात को टब में रखा है और मॉर्निंग में देखते हैं कि बहुत सारा पानी जो है वो हवा का हिस्सा बन चुका है, बट द थिंग इज कि आपका बॉइलिंग में अगर आप यही काम करेंगे तो वो पानी नहीं बचेगा, वो सारे का सारा गैस में चेंज जाएगा, क्योंकि आपने उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करना शुरू कर दिया। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज क्या है एवापोरेशन की और बॉइलिंग की। अकर, ये किस चीज पर अकर होती है, कहां अकर होती है? एवापोरेशन का मैंने बताया था कि आपकी लिक्विड की सरफेस पर होती है, टॉप पर। ये लिक्विड की सरफेस से जो एक्स्ट्रा एनर्जी के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एवापोरेट होकर निकल जाते हैं, जो कम एनर्जी वाले होते हैं वो बेचारे अंदर ही रह जाते हैं और वो कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं। लेकिन बॉइलिंग में आपका सारा लिक्विड थ्रू आउट वो किस में, गैस में चेंज होता है। तो उसके लिए आपको अपर सरफेस की जरूरत नहीं है, बट सारे उस लिक्विड की जरूरत है।
चलते हैं टेम्परेचर पर। एवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर हो जाता है, दिसंबर में भी हो जाएगा एवापोरेशन, जनवरी में भी हो जाएगा, अच्छी खासी ठंड में भी हो जाएगा। बट आपको बॉइलिंग करने के लिए बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर देना जरूरी है। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, आपको 100 देना जरूरी है, सो दैट ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल टर्न इनटू द गैस और वेपर्स। एनर्जी सोर्स, इस एनर्जी सोर्स क्या है? एवापोरेशन का क्या एनर्जी सोर्स होता है? आप एनवायरनमेंट में रख लें, सराउंडिंग खुद उसको लेकर चली जाएगी। सराउंडिंग में टेम्परेचर राइज होने से भी जा सकता है, आपका विंड स्वीप करके भी ले जा सकती है। ये मैंने 4 फैक्टर आपको बेसिकली बताए थे, तो वो सारे चारों फैक्टर, सरफेस एरिया बड़ा होने से भी हो सकता है। तो ये, जबकि बॉइलिंग के लिए आपके पास हीट सोर्स होना चाहिए, यानी आप पानी को गर्म कर रहे हैं और पानी गर्म होकर कंप्लीटली आपका गैस में चेंज हो, तो हीट सोर्स होना चाहिए। कोई स्टोव या कोई बंसन, कोई बर्नर, ऐसी कुछ चीज होनी चाहिए। रेट, इसका रेट बहुत स्लो है, इसीलिए ये कंप्लीटली आपका जो है गैस फॉर्म में चेंज नहीं होता, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है फैक्टर्स पर। अगर कुछ फैक्टर बहुत ज्यादा मौजूद हो, जैसे टेम्परेचर मौजूद हो, तो ये प्रोसेस तेज हो जाता है। अगर सरफेस एरिया बड़ा हो तो प्रोसेस तेज हो जाता है। इसी तरीके से अगर आपका विंड तेज हो तो ये प्रोसेस तेज हो जाता है, जबकि ह्यूमिडिटी में यही प्रोसेस हमारे पास क्या हो जाता है? स्लो। ये फास्ट प्रोसेस है स्टूडेंट्स, बिकॉज हीट कंटिन्यूसली इसके अंदर ऐड हो रही होती है। जब हीट ऐड हो रही होगी तो आपका ये प्रोसेस फास्ट होगा और आपके पानी या वाटर या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर्स में कंटिन्यूसली चेंज हो रहे होंगे। प्रोसेस कंप्लीशन टाइम स्टूडेंट्स, इसका प्रोसेस बहुत लंबा है, जाहिर बात है, क्योंकि इसमें जब हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं वो तो उड़ गए, जो लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं वो तो अंदर ही रह गए, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उनमें हाई एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो वो उड़ेंगे। तो इट विल टेक लॉन्ग टाइम, वेरी लॉन्ग टाइम, और ये क्विक प्रोसेस। इट डिपेंड्स ऑन द हीट दैट यू हैव एंटर्ड इन। जो आपने हीट इसके अंदर एंटर की उस पर ये चल रहा है। अगर हीट आपने सोर्स ज्यादा अच्छा लगाया तो ये बहुत ही तेजी से जाएगा, अगर स्लो लगाया फिर भी ये तेजी से जाएगा, बट इट विल बी क्विकर देन दिस, बिकॉज इसमें हीट सोर्स आपका हर वक्त लगा हुआ होता है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इसके तो 4 ही फैक्टर है बेसिकली। एक आपको मैंने बताया था विंड है, और एक हमारे पास टेम्परेचर है, एक सरफेस एरिया और ह्यूमिडिटी। उसके अलावा कोई और चीज करें जैसे प्रेशर कर दिया, वो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन प्रेशर में ये हाईली इफेक्टेड होगा, ये वाला प्रोसेस। फॉर्मेशन ऑफ बबल स्टूडेंट्स, ये तो वैसे ही किसी टेम्परेचर पर होता है, बबल बनने की जरूरत ही पैदा नहीं होती। लेकिन यहाँ बबल फॉर्मेशन क्यों होती है? क्योंकि कंटिन्यूसली हीट ऐड हो रही होती है और वो इनके अंदर बबल्स प्रोड्यूस कर रही होती है, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल ऐसे होते हैं जो गैसवस फॉर्म में चेंज हो रहे होते हैं। जब वो नीचे से ऊपर जाते हैं तो बबल्स की फॉर्म में जाते हैं, और वो बबल ऊपर सरफेस पे बना भी देते हैं। डिपेंडेंट ऑन सरफेस एरिया स्टूडेंट्स, इसके बारे में तो मैंने वैसे ही 4 फैक्टर बताए, उनमें एक सरफेस एरिया भी था, तो ये तो डिपेंड करता है। लेकिन इस पे कोई डिपेंड नहीं, इस पे एक ही चीज डिपेंड है, हीट जो आपने इसके अंदर एंटर करने की कोशिश की थी। और लास्ट है स्टूडेंट्स, इफेक्ट ऑन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। सराउंडिंग में क्या इसका इफेक्ट होता है इसके टेम्परेचर पर? स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि एवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, एवापोरेशन कूलिंग पैदा करता है, ठीक है, लेकिन बॉइलिंग में कूलिंग नहीं होती। बॉइलिंग में आप जब गर्म कर रहे हो, आप कभी चाय बन रही है, आप उसके ऊपर खड़े हो जाए दाएं बाएं, आपका पूरा किचन गर्म हो चुका होता है, क्योंकि जो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स जो गैस में या भाप में चेंज हो चुके हैं, वो सारे के सारे आपके सराउंडिंग का हिस्सा बन चुके हैं, और दे आर हॉट, वो काफी गर्म है। वो गर्म थे तो इसीलिए वो उड़ गए और इस एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन गए। सो ये टेम्परेचर को बढ़ाता है, जबकि ये टेम्परेचर को क्या करता है? कम करता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको एवापोरेशन और बॉइलिंग के बीच में एक खास फर्क नजर आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, एवापोरेशन की बहुत सारी एप्लीकेशन भी हैं, यानी इनको आप अप्लाई भी कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन है रेफ्रिजरेशन यूजिंग एवापोरेशन। एवापोरेशन के प्रोसेस से आप रेफ्रिजरेशन का प्रोसेस देखें। आपने अक्सर औकात देखा हुआ है कि आपके जो फ्रिज हो गए या इवन एसी वगैरह हो गए, ये माहौल को ठंडा कर लेते हैं, ये हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है, आपने कोई भी चीज रेफ्रिजरेटर में लगी, वो ठंडी हो गई, भाई उसकी हीट कहाँ चलेगी? पहले पहले स्टूडेंट्स ये हुआ करता था कि इनमें एक खास किस्म की गैस होती थी जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता था। क्लोरोफ्लोरो
कार्बन कहा जाता था। ये ऐसी गैस थी जो जितने भी आपके रेफ्रिजरेटर है उनमें एक ठंडक के प्रोसेस को क्रिएट करती थी, यानी हीट को वो रिमूव करती थी। लेकिन बाद में लेटर ऑन पता चला कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो आपकी सेहत के लिए किसी तरह भी अच्छी गैस नहीं है। ये क्या करती है, ये जब एटमॉस्फेयर में जब रिलीज होती है तो ये इधर आपके एनवायरनमेंट में जो ओजोन मौजूद है, यानी आपकी जो जमीन है स्टूडेंट्स, इसके गिर्द एक ओजोन O3 की लेयर है। इस O3 की लेयर देखें, अल्लाह ताला ने ये बड़ी एक जबरदस्त चीज बनाई है। ये क्या करती है कि सूरज यानी जो हमारा सन है उसकी जो रेज आ रही हैं स्टूडेंट्स की सूरज की बहुत सारी लेयर्स हमारे पास जो ये आ रही हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट आ रही हैं, इन द फॉर्म ऑफ लाइट आ रही हैं, इन द फॉर्म ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज आ रही है। ये 3-4 किस्म की होती हैं, जिनमें इंफ्रारेड भी हो सकती है, इंफ्रारेड, इसी तरह हीट इंफ्रारेड ही को कहा जाता है। इसी तरह आपकी लाइट वाली होगी वो भी आ रही है, और यूवी जिसको अल्ट्रा वायलेट कहते हैं ये भी आ रही है। इनमें इंफ्रारेड जो हीट वाली है ये तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि ये पूरी जमीन में हीट जो है वो सप्लाई कर रही होती है, और जो लाइट वाली है वो भी आपके लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि रोशनी से ही तमाम चीजें दुनिया की नजर आ रही होती है। लेकिन अल्ट्रा वायलेट किसी हद तक तो सही है, लेकिन मेजॉरिटी जो अल्ट्रा वायलेट है वो आपके लिए हार्मफुल होती है। जो हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज है, ओजोन क्या करती है, ये इनको जमीन में आने से रोकती है और अपने अंदर एब्जॉर्ब कर देती है या स्कैटर कर देती है। सो आपकी इंफ्रारेड जमीन पे अल्ट्रा वायलेट जमीन पर नहीं आती। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या कर रही थी, वो ओजोन के साथ मिलकर ओजोन की लेयर को पतला कर रही थी। तो नतीजा क्या है कि जहां से ओजोन की लेयर पतली होगी वहीं से अल्ट्रा वायलेट रे जमीन पर आएगी और वो जमीन पर हार्मफुल हो जाएगी, क्योंकि वो डिफरेंट किस्म की डिजीज जिनमें कैंसर हो गया, जितनी मेलिग्नेंसी होती है आपकी बॉडी में वो अल्ट्रा वायलेट से भी प्रोड्यूस होती है। तो एक बहुत ही अच्छा काम हुआ कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का को बैन कर दिया गया। उसके बाद जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली थे, जिनमें वाटर हो गया हमारे पास, इसी तरह अमोनिया हो गया, इस तरह हाइड्रोकार्बन्स हो गए, जिनमें आपके पास ब्यूटेन हो गया, ये वाली गैसेस ये आपकी यूज हो रही हैं और इनसे माहौल को किसी किस्म का नुकसान नहीं हो रहा। स्टूडेंट्स, रेफ्रिजरेटर में एक खास किस्म की कॉइल होती है जिसको एवापोरेशन कॉइल कहा जाता है। वो क्या करती है, वो जितनी भी हीट है अपने साथ वो लपेट कर, यानी वो जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको गैस में टर्न करती है और उनको मतलब उनमें से हीट को एक्सट्रैक्ट करती है, और खास किस्म का जो कंप्रेसर लगा होता है वो कंप्रेस करके गैस को, आपके जो हीट वाली गैस होती है उसको एनवायरनमेंट में, यानी बाहर वाले एनवायरनमेंट में फेंक देती है। आपने अक्सर कहा देखा होगा कि रेफ्रिजरेटर का पिछला जो हिस्सा होता है वो गर्म होता है। वो क्यों होता है? वो इसी तरह होता है कि आपकी जितनी भी आपने रेफ्रिजरेटर में जो चीजें रखी हुई हैं उनमें से हीट को एक्सट्रैक्ट कर देना और एक्सट्रैक्ट करके उसकी हीट को बाहर रिमूव करना, ताकि उसके अंदर का टेम्परेचर जो है वो ठंडा हो जाए और जितनी प्रोडक्ट्स आपने अंदर रखी हैं वो सेफ एंड साउंड हो। तो स्टूडेंट्स, ये एवापोरेशन का ही एक प्रोसेस है जिसके जरिए आपकी रेफ्रिजरेटर्स और इवन आपके एसीज, जिसको एयर कंडीशनर्स कहा जाता है, वो भी काम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्या कभी आप लोगों ने ये बात सोची कि हमेशा जब आपका खाना आप जब उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करें, आपका जुलाई और अगस्त में हमेशा वो खराब हो जाता है। अब उस पर बैक्टीरिया तामुल करता है, उसके साथ रिएक्ट करता है और मजीद बैक्टीरिया पैदा करके और उसको खराब कर देता है खाने को। ठीक है, क्यों? जुलाई और अगस्त में अच्छी खासी ह्यूमिडिटी होती है, हर ऑब्जेक्ट में अच्छा खासा पानी होता है, और आपके जितने भी बैक्टीरियाज या डिफरेंट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हीट और पानी बड़ा ही खुश करता है, और नतीजा क्या होता है, वो किसी भी चीज को खराब कर देते हैं, जिसमें डिकम्पोजिशन का प्रोसेस भी इसी वजह से फास्ट होता है जुलाई और अगस्त में। ये इसकी एक रीजन है। अगर स्टूडेंट्स हम खाने में से पानी की अमाउंट को निकाल ले किसी तरीके से, तो हम उस खाने को मतलब खराब होने से, डिकम्पोज होने से बचा सकते हैं। तो ये प्रोसेस आपने बहुत सारी जगहों पे देखा भी हुआ है।
आपने अक्सर औक़ात देखा होगा कि जो खुबानियाँ होती हैं या खजूरें जो जब ड्राई कर दी जाती हैं, खुबानियों को ड्राई कर दिया जाता है, ये इवन डिफरेंट बाकी प्रोडक्ट्स को ड्राई किया जाता है। तो क्या किया जाता है, इसमें एवापोरेशन का प्रोसेस यूज करते हैं कि उसमें से आप वाटर के मॉलिक्यूल्स को एक्सट्रैक्ट आउट करके एवापोरेशन का प्रोसेस और उसमें से पानी को निकाल देते हैं। जब पानी निकल जाता है तो बैक्टीरिया बेचारे की हिम्मत नहीं होती कि वो फिर बाकी ऑब्जेक्ट जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं है वो उनके साथ वो रिएक्ट कर सके या उनके साथ डिफरेंट किस्म की वो अपनी ब्रीडिंग प्रोड्यूस कर सके। तो कहने की बात है, फूड प्रिजर्वेशन में सबसे अहम काम होता है एवापोरेशन का। अगर आप एवापोरेशन करके उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल दें तो आप आराम से फूड को बड़े अरसे तक प्रिजर्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमें तो अल्लाह ताला ने बड़ा एक खास रहम है और एक खास हम पे करम है हम लोगों का कि हमारे पास खेवड़ा जैसी बड़े बड़े माइंस जो हैं वो सॉल्ट के मौजूद है और हमारे लिए कोई इशू नहीं है। हमें सॉल्ट की जरूरत हुई तो हमें तो सॉल्ट इतना सस्ता मिलता है कि हम आराम से उस सॉल्ट को कहीं से भी हासिल कर सकते हैं पाकिस्तान में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ममालिक के लिए इतना आसान नहीं होता सॉल्ट को अपने अपने लोगों को, अपने कंज्यूमर्स को देना। क्यों? क्योंकि वहां सॉल्ट की प्रोडक्शन नहीं होती। फिर वो क्या करते हैं, वो समंदरों के पानी को ड्राई करके उसमें से एवापोरेट करके उसमें से पानी को निकालते हैं और जो बाकी चीज बच जाती है वो हमारे पास सॉल्ट बच जाती है और उसी सॉल्ट को वो अपने डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो सॉल्ट की जो प्रोडक्शन है वो भी एवापोरेशन के प्रोसेस से हो सकती है। स्टूडेंट्स, एक और आपका जो एप्लीकेशन है दैट इज एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग प्रोसेस एक्चुअली रेफ्रिजरेशन का प्रोसेस ही है। इसमें भी एक खास किस्म की कॉइल होती है जिसमें लिक्विड होता है। वो क्या होता है कि आपकी जितनी भी वार्म एयर होती है या हॉट एयर, ये व्हाटएवर जो भी गर्म हवा, वो सीधी जाकर आपकी एसी में जाती है और वहां वो कॉइल जो होती है उसमें आपका वाटर यानी लिक्विड भरा हुआ होता है और जैसे ही वो वार्म एयर उसके साथ टकराती है उसको एवापोरेट कर देती है और जो हीट है वो पानी के अंदर घुस जाती है। पानी की स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा होती है। पानी क्या करती है, उस हीट को खा जाती है। नतीजा एटमॉस्फेयर हमारा क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो एयर कंडीशनिंग भी एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है हमारे पास, किसकी? एवापोरेशन की। एवापोरेशन की एक और एप्लीकेशन है फीवर कंट्रोल। स्टूडेंट्स, कभी आप लोगों ने देखा कि आप जब बीमार हुए तो आपके ऊपर फोरहेड पर एक अच्छा गीला सा कपड़ा जो है वो रख दिया जाता है। वो गीला कपड़ा क्या करता है, वो आपके बॉडी के टेम्परेचर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है क्योंकि गीले कपड़े में वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। वो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वो आपकी हीट को एब्जॉर्ब करके अपने अंदर और खुद एवापोरेट हो जाते हैं। तो एवापोरेशन से क्या होता है कि आपका मजीद जो है ठंडक प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है। इवन आपके माथे पे भी जो लगा हुआ पानी होता है वो भी जब उसमें से भी फर्ज करें कि जब आप वो उतार भी दें, अगर वो जो पट्टी आपने की है तो वो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो गर्मी की वजह से कुछ उड़ जाते हैं, बाकी ठंडक फील कराते हैं क्योंकि एवापोरेशन जो है वो कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। तो स्टूडेंट्स, इस एवापोरेशन से आपका टेम्परेचर डाउन होता है क्योंकि बहुत सारा टेम्परेचर उस वाटर के मॉलिक्यूल्स में जाके रिजेक्ट हुआ और वहां से वो एवापोरेशन उसकी हो गई पानी की। तो ये तमाम चीजों से आप इजीली अपने फीवर को कंट्रोल करते हैं। इसीलिए डॉक्टर हमेशा प्रेस्क्राइब करते हैं आप लोगों को कि ठीक है आप मेडिसिन जरूर लें लेकिन टेम्परेचर को डाउन करने के कुछ ना कुछ सोर्सेज लाजमी इस्तेमाल करें, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट यही ठंडी पट्टियां हैं। ये क्या करते हैं, ये आपकी ब्रेन को जो है किसी भी डैमेज होने से बचाते हैं। आई होप आप लोगों ने स्टूडेंट्स ये सारे जो लेक्चर है इसको अच्छे तरीके से सुना होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाजत दें, अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।